Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. Friends, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे एंड दैट टॉपिक इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. बेसिकली इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं जो कि युग्नो का जो असिस्टेंट रजिस्टर एग्जामिनेशन है 2020 वाला, उसमें से जो आपका पार्ट बी है ऑफ दिस इग्नो असिस्टेंट रजिस्टर एग्जामिनेशन 2020, उसमें ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसको हम आज के वीडियो में देखेंगे. तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसमें से पहला पॉइंट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. देन नेक्स्ट पॉइंट है मैन पावर प्लानिंग. देन थर्ड वन इज रिक्रूटमेंट. Then next one is training. Then types of training. Then next one is promotion and principles of promotion. So friends, ये सबको पता है कि ये जो पार्ट बी में सिलेबस दिया है, पहला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऊपर हमने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो उसको डिटेल के लिए देख सकते हो. सो ये पार्ट है आपका पार्ट बी में से, दैट इज सेकंड पॉइंट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं. तो इस पॉइंट्स को हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है पे स्केल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. ये सिलेबस में आपको कई पार्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया में जो कि पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, इसलिए इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. चलो तो फिर फ्रेंड्स इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट एंड नेम ऑफ दैट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. बेसिकली पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन which concern with people at work and with their relationships within an organization. That means एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मे भी गवर्नमेंट हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी स्टाफ है, जितने भी पीपल वर्क कर रहे हैं, वो पीपल एंड उनका इंटर रिलेशनशिप विथ दैट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम जिस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं उसको पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है. बेसिकली मैन पावर एंड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको लाइफ लॉन्ग तक या एकदम ज्यादा टाइम तक अगर फंक्शनिंग करना है, वो भी सक्सेसफुली, तो उसमें जो मैन पावर है वो मैन पावर क्वालिटी वाली होनी चाहिए, एज वेल एज उसमें क्वालिटी ऑफ लीडरशिप भी होना चाहिए. इसलिए उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्पेसिफिक गोल उन्होंने डिसाइड किया होगा, उस गोल तक वो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से पहुंच सकती है with the help of this manpower. That's why personal administration is very much important subject in each and every field. Then the next point is other terminology used for this personal administration. So इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिमिलर वर्ड्स हैं कि जो उनका मीनिंग इस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैच करता है. That means this personal administration is also known as personal management or labor relations or manpower management or labor welfare management. So ये सारे टर्मिनोलॉजी का, ये सारे वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, that is personal administration or personal management. The next point is the term personal management was first time originated in USA, that is United States of America. तो वहां से इस वर्ड का पहले ओरिजिन हुआ है. F.W. Taylor's scientific management laid down the foundation for the development of personal administration. This is the very much important name because this F.W. Taylor first time used the word scientific management, and this principle laid down the foundation of the development of personal administration. So यहाँ पे इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट टाइम जिसने स्टडी किया उस साइंटिस्ट का, उस पर्सन का नाम है F.W. टेलर्स.
देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशंस। जैसे कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन देखते हैं, लाइकवाइज हम यहाँ पे जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डेफिनेशन देखेंगे। ये सारा सिलेबस जो इग्नू के टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर बेस्ड है। सो ये आने वाले जो इग्नू का एग्जामिनेशन है दैट इज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके लिए आपको बेनिफिशियल रहेंगे। तो देखते हैं हम डेफिनेशन। उसमें पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज personal administration is a code of ways of organizing and treating individuals at work। पहले हमने देखा है कि जो पीपल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उनका जो रिलेशन है वो हम जनरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में टू वर्ड इंपॉर्टेंट है दैट इज code of the ways of organizing and treating individuals at works। so ये किस लिए हमें ट्रीट करना है? so that they will each get greatest possible realization of their intrinsic abilities, thus attaining maximum efficiency for themselves and their group and thereby giving to the enterprise of which they are a part its determining competitive advantage and optimum results। दैट मीन्स यहाँ पे जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ द वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स, तो उसको या उस इंडिविजुअल्स को ऐसे ट्रीट करना है कि वो पर्सन्स जो उनके बीच में उनके भीतर जो कुछ ऐसे क्षमता है, कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी को वो जान सके एंड उस एनर्जी को इफिशिएंटली यूटिलाइज करके जो कंपनी का गोल है, टारगेट है, किसी इंटरप्राइज का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, तो उस गोल को उस टारगेट को अचीव करने में वो एक अपना सहयोग दे सके, एक अपना पार्ट अच्छी तरह से निभा सके, तो उसको बोलते हैं हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये डेफिनेशन दिया है थॉमस जी स्पेटिस। सो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू थॉमस जी स्पेटिस। देन हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं दैट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ द प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन एंड maintenance of the personnel of an organization for the purpose of contributing towards the accomplishment of that organization's major goals and objectives। so इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि उस पर्सनल का डेवलपमेंट करना, उनको कंपेंसेशन देना, उनका इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्सन फॉर विच पर्पस, फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस मेजर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी किसी इंटरप्राइजेस का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना मेन गोल या ऑब्जेक्टिव्स है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनके पास जो स्टाफ है, उनके पास जो मैन पावर है, उस मैन पावर को ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, उनका मेंटेनेंस रखना, ये सारे चीजों को हम बोलते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये डेफिनेशन दिया गया फ्लिपो इस पर्सन ने। सो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फ्लिपो। देन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम दैट इज द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच हैज टू डू विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ procuring, developing, maintaining and utilizing labor force। दैट मीन्स ये एक फील्ड है मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। उसमें क्या किया जाता है, जो अपने पास मैन पावर है उसका प्लानिंग किया जाता है, उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है एंड जो भी कोई ये लेबर फोर्स या मैन पावर है उसको हम एक अच्छे से ऑपरेट करके जो कंपनी का टारगेट है उसको इनके फंक्शन के थ्रू अचीव करने में यूटिलाइज करते हैं। सो ये डेफिनेशन दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सॉरी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। दैट पर्सन इज नोन एज माइकल जुकिक। तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू माइकल जुकिक। देन नेक्स्ट देखते हैं हम द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन विच प्राइमरली कंसर्न विथ द human relationship within the organization। Its objective is the maintenance of those relationships on a basis by
consideration of the well-being of the individual enables all those engaged in the undertaking to make their maximum personal contribution to the effective working of that undertaking. तो इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको यूटिलाइज करके लेना है. दैट मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ दोज रिलेशनशिप्स ऑन द बेसिस बाय कंसिडरेशन ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल. जो वहां पे कोई स्टाफ है, वर्कर है, उनका वेल बीइंग, वो वेल बीइंग enables all those engaged in the undertaking to make their maximum personal contribution. That means हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल कंट्रीब्यूशन यूज करके लेना फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ दैट अंडरटेकिंग और दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो ये डेफिनेशन दिया गया द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट यूनाइटेड किंगडम. जो इंग्लैंड में द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है उन्होंने ये डेफिनेशन दिया गया है. एंड ये डेफिनेशन इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. सो इस डेफिनेशन को अपने इंडिया में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है उन्होंने भी इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है. सो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ दिस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल मैनेजमेंट. देन नेक्स्ट देखते हैं हम इन शॉर्ट हम पर्सनल मैनेजमेंट को और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मेनली कंसर्न विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंडीशंस ऑफ सर्विस, एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस. सो ये बी पार्ट जो है आपका सिलेबस का, उसमें ये सारा हम देखने वाले रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन एटसेट्रा. As well as this personal administration deals with the recruitment, placement, training, disciplinary measures, monetary and non-monetary incentives and retirement benefits or the personnel within an organization. That means जिस organization में हम ये जो staff recruit कर रहे हैं उनका placement, उनका recruitment, उनका training, उनके ऊपर कुछ disciplinary action लेना है तो वो action होगा. फिर उनका मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ये सारा जिस फील्ड में या सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये सारे पॉइंट्स आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह रन करने के लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए इस सिलेबस में इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज फॉर द जनरल नॉलेज, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. हम यहाँ पे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल मैनेजमेंट देख रहे हैं, इसलिए उसके संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी गवर्नमेंट का उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. इसलिए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन देखा दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज IIPA. सो यहाँ पे हम पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं तो उसके रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. इन शॉर्ट हम उसको बोल सकते हैं NIPM. सो दिस NIPM इज द नेशनल बॉडी ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स एंगेज्ड इन द प्रोफेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम HRD बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, देन लेबर वेलफेयर एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री. सो ये सारे पॉइंट को एक कंट्री में स्टडी करने के लिए जो कोई नेशनल बॉडी है उस बॉडी का नेम है अपने इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, दैट इज NIPM. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट established in 1948 in Kolkata, and second body that is National Institute of Labor Management, that is NILM, established in 1950 in Mumbai. So ये दो ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन करके मर्ज करके ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से दो ऑर्गेनाइजेशंस थे कि उनको कंबाइन करके ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया. तो यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन थे,
जो कि 1948 में कोलकाता में स्थापना हो गई थी पहली, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट IIPM, एंड सेकंड वन दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट, दैट इज NILM, जो कि 1950 में स्टैब्लिश हो गई थी मुंबई में। सो यह दो ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन करके NIPM का फॉर्मेशन किया गया। अब कब किया गया यह फॉर्मेशन? दैट इज NIPM इज established on 15th मार्च 1980, 15 मार्च 1980 को इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। Then the headquarter of this NIPM is located at Kolkata, and the current national president of this National Institute of Personal Management is Mr. विश्वेश कुलकर्णी। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं कि ये NIPM है तो उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हो गया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसके कौन कौन से ब्रांचेस है, ये मुंबई, पुणे, कोलकाता में भी है, एंड उनके नेशनल प्रेसिडेंट अभी करंट में कौन है। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिलेबस में पॉइंट दिए उसको हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ दिस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्यों स्टडी करते हैं या इस सब्जेक्ट में क्या क्या स्टडी किया जाता है, उसका फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है दैट इज मैन पावर प्लानिंग। कंपनी में भी जितने स्टाफ होगा, मैन पावर होगा, लेबर फोर्स होगा, उसका अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू उनका वर्क प्रोफाइल, उसके साथ उसका प्लानिंग करना। देन सेकंड वन इज रिक्रूटमेंट। जो नया नया रिक्रूटमेंट होता है, फिलहाल जो हम इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी एक जो इग्नू का पार्ट है रिक्रूटमेंट, उसका ही ये पार्ट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देन सेकंड वन इज ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट होने के बाद जो भी कोई स्टाफ आता है उस स्टाफ को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कौन से जॉब के अकॉर्डिंग आपको कौन सा ट्रेनिंग चाहिए या उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। जो ऑलरेडी कोई एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाता है, तो उसका प्रमोशन कैसा होता है, क्या है, यह हम आने वाले सब्सिक्वेंट स्लाइड में देखेंगे। द नेक्स्ट वन इज सैलरी स्ट्रक्चरिंग। जिसका सैलरी है उसके जॉब के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉइज वेलफेयर। तो उस एम्प्लॉइज को कुछ सर्विस प्रोवाइड किए जाती है, तो यह सारा इस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नीड ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ेंगे हम, उसका क्या नीड है। तो उसमें से इन एनी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर्स लाइक साउंड पर्सनल पॉलिसी, प्रॉपर इक्विपमेंट्स एंड प्रमोशन टेक्निक्स, effective training methods, etc. enhances the physical and mental condition of employees, which is necessary for better performance, which is helpful for achieving the fixed goals of that organization. तो जो भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो कुछ फिक्स गोल्स होंगे, टारगेट्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको अचीव करने के लिए हमारे पास एकदम ट्रेन मैन पावर होना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो ट्रेन मैन पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है उनके फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस को। अगर एम्प्लॉइज फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग होंगे तो हम अच्छा सा फंक्शन करके ले सकते हैं, अच्छा सा वर्क उनसे करके ले सकते हैं, एंड जल्दी से जल्दी उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। सो इसलिए इस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का नीड है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मैन पावर प्लानिंग। तो हमारे पास जो भी कोई अभी स्टाफ है, पर्सनल है, तो उनको कैसे प्लान करना है। सो मैन पावर प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पर्सनल नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। जो भी कोई अपना स्पेसिफिक जॉब है, जो भी कोई अपना जॉब प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैन पावर है उस मैन पावर को हमें यूटिलाइज करके लेना है। दैट मीन्स कंपनी के वेरियस फंक्शंस होते हैं, तो उस फंक्शन में जो पर्सन उस जॉब के लिए स्किलफुल है, वो एक्सपीरियंस है वहां में, उसके पास टेक्निकल स्किल है, उस पर्सनल को या उस पर्सन को हम यूटिलाइज करके लेते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो इसलिए इस मैन पावर को प्लानिंग करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। सो मेन फंक्शन ऑफ दिस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एटसेट्रा cannot be performed properly without proper manpower planning.
अगर हमारे पास अच्छी मैन पावर प्लानिंग नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। दैट मीन सपोज अपने घर में भी सपोज कोई खेत है तो खेत में अपने घर में 5 लोग है तो 5 लोगों का जो अलग अलग कैपेसिटी होता है काम करने का, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यूटिलाइज करके ले सकते हैं। लाइकवाइज जो सपोज कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो वहां पे हम जैसे सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, लाइकवाइज जो भी कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होंगे तो डिपार्टमेंट्स के जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम मैन पावर को वहां पे हायर कर सकते हैं या रिक्रूट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैन पावर प्लानिंग इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्रूटमेंट। सो जो हमें मैन पावर का प्लानिंग करना है उसके अकॉर्डिंग हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective workers and stimulating them to apply for jobs in the organization. That means जो भी कोई अपना वैकेंसी है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमें एक पर्टिकुलर स्टाफ या पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सर्च करना है। एज वेल एज जब हम ऐसा रिक्रूटमेंट नोटिस किसी नोटिफिकेशन में या कोई नोटिस न्यूज में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हम पब्लिश करते हैं तो नंबर ऑफ जो कोई एम्प्लॉयज होंगे या जो भी कोई जॉब सर्चर्स है उनको हम स्टिमुलेट करते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये हो गया अपना रिक्रूटमेंट का फर्स्ट स्टेप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट सोर्सेस, दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसको अब हम देखते हैं। उसमें से फर्स्ट है दैट इज इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ऑलरेडी वर्किंग persons or presently working staffs or present working force of any organization comes under internal sources. That means जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें करंटली प्रेजेंटली जो कोई पर्सन्स वर्क करते हैं comes under internal source of recruitment. तो यहाँ पे in the event of vacancy somebody already on the payroll is promoted or transferred. दैट मीन्स कोई ऐसा वैकेंसी निकला तो उसमें उस कंपनी में जो भी कोई एलिजिबल पर्सन है वो जो कि पहले से ही उस कंपनी में उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस पर्सन को हम प्रमोट करते हैं या फिर उस पर्सन को एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफर किया जाता है। इन शॉर्ट हम जो देखते हैं कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन या डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट जो होता है वो रिक्रूटमेंट या वो प्रमोशन कम्स अंडर द इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कोई पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको ही हमने उस पोस्ट के लिए प्रमोट किया, रिक्रूट किया या ट्रांसफर किया तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दैट मीन्स हमारे पास पहले से ही यह मैन पावर एग्जिस्टेड है इसलिए हम उसको इंटरनल सोर्स बोलते हैं। वेयर एज इन एक्सटर्नल सोर्सेस व्हाट हैपन, the methods adopted by the organization to attract people from outside the organization. जो उसका कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आउटसाइड वाले जो पीपल होंगे उनको हम अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे थ्रू assessment of their qualifications, their skills, their experience and potential that comes under external sources. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एडवर्टाइजमेंट, देन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, देन फील्ड ट्रिप्स, देन प्रोफेशनल मीटिंग्स एटसेट्रा। ऑल दिस कम्स अंडर दिस एक्सटर्नल सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अभी जो इग्नू का एडवर्टाइजमेंट आया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो ये हो गया अपना एक्सटर्नल सोर्स। या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो अपना ऑर्गेनाइजेशन या एडवर्टाइज निकालता है वो आता है आपका एक्सटर्नल सोर्स में। या फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती है, फील्ड ट्रिप्स होता है, प्रोफेशनल मीटिंग्स होता है, ये सारे होते हैं आपके एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्सटर्नल सोर्सेज। दैट मीन्स यहाँ पे जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई पर्सन वर्क नहीं करता उसको हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उसको रिक्रूट करते हैं, उस सोर्स को बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्सेस। सो ये हो गया अपने
sources of recruitment, that is internal source and external source. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज ट्रेनिंग. अब पहले हमने देखा कि उसको रिक्रूट करके लिया, रिक्रूट करने के बाद इस पर्सन को कंपनी के जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है. जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका वर्क प्रोफाइल होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है. तो ट्रेनिंग में हम क्या देखेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग इंक्रीजेस द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉइज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इफिशिएंटली. दैट मीन जो भी कोई एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने हायर करके लिया, रिक्रूट करके लिया, तो उसको अगर हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दिया तो वो उस एम्प्लॉय का नॉलेज इंक्रीज कर सकता है, उसका स्किल इंक्रीज कर सकता है, जो कि आगे जाके एकदम इफिशिएंटली उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना वर्क कर सकता है, अपना आउटपुट दे सकता है. That's why training is very much important. Its primary objectives is to impart specific skills of employees for a particular purpose. तो उसको हम क्यों ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उसका जो प्रॉपर स्किल है, जो स्पेसिफिक स्किल है, उस स्पेसिफिक स्किल को यूटिलाइज करना है फॉर द पर्टिकुलर पर्पज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए उसको हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से एकदम इफिशिएंटली वर्क कर सके. देन ट्रेनिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो यहाँ पे दो टाइप्स है ट्रेनिंग के, वो फॉर्मल ट्रेनिंग हो सकता है या इनफॉर्मल ट्रेनिंग हो सकता है. तो पहला देखते हैं हम फॉर्मल ट्रेनिंग. तो फॉर्मल ट्रेनिंग में क्या करेंगे हम, फॉर्मल ट्रेनिंग इंश्योर्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इन द पर्सनल थ्रू वेल डिफाइंड कोर्सेस. दैट मीन्स उसको जो कुछ कंपनी का जो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो भी एक अपना ट्रेनिंग का पार्ट होता है. या सपोज फॉर एग्जांपल कोई न्यूली टीचर रिक्रूट होता है तो उसको भी हम ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपरली. या फिर वो जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो कंपनी के जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देती है. तो उनके पास जो पहले से वेल डिफाइंड कोर्सेस होते हैं, तो उस कोर्सेस में उसको 10 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, जो भी कोई है ड्यूरेशन, वो कोर्स करके वो उसका ट्रेनिंग ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल प्री एंट्री ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग, ये सारे एग्जाम्पल है फॉर्मल ट्रेनिंग के. दैट मीन्स उसने प्री एंट्री लिया, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किसी को अगर मिलिट्री में भर्ती होना है या पुलिस में भर्ती होना है तो हम उसको प्री एंट्री ट्रेनिंग लगवाते हैं. उसके बाद में जब हम भर्ती हो जाते हैं तो भर्ती होने के बाद जो पुलिस को ट्रेनिंग दिया जाता है उसको हम पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग बोल सकते हैं या फिर इन सर्विस ट्रेनिंग बोल सकते हैं. दैट मीन्स सर्विस में जब होते हैं तब कोई नया कोर्स आया तो उसका ट्रेनिंग होता है, या फिर रिफ्रेशर कोर्स होता है, ये सारा होता है आपका इन सर्विस ट्रेनिंग. तो ये सारे एग्जांपल हो गए आपके फॉर्मल ट्रेनिंग के. उसके बाद है इनफॉर्मल ट्रेनिंग. तो इनफॉर्मल ट्रेनिंग में क्या करते हैं हम, इनफॉर्मल ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग बाय डूइंग द वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स. दैट मीन्स एक्चुअली अभी हम यहाँ पे वर्क करेंगे. सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे पहले आपको ट्रेनिंग दिया गया है कि मशीन को कैसा चलाना है, उसका थ्योरी दिया. उसके बाद में हम एक्चुअली उस मशीन को चलाएंगे. तो चलाने के बाद जो हमें नॉलेज मिला उसको बोलेंगे हम इनफॉर्मल ट्रेनिंग. या सपोज कोई जॉब करते करते हमसे कोई मिस्टेक हो गया, या सपोज कोई जॉब करते करते, कोई वर्क करते करते उससे मिस्टेक हो गया उस जॉब में, तो उस मिस्टेक से जो हम स्टडी करते हैं या लर्न करते हैं उसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल ट्रेनिंग. दैट मीन्स आगे जाके कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है ताकि कोई लॉस ना हो जाए या वो फंक्शन या वो वर्क बिगड़ ना सके. तो उसको बोला जाता है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, और ये सारा कम्स अंडर इनफॉर्मल ट्रेनिंग. दिस इनफॉर्मल ट्रेनिंग इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो यह इनफॉर्मल ट्रेनिंग आपका क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज कर सकता है. सो ये हो गया आपका ट्रेनिंग एंड द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज फॉर्मल ट्रेनिंग एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग. नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज प्रमोशन. तो जैसे अभी हमने देखा जो कंपनी में स्टाफ है उसको कुछ दिन, कुछ साल वर्क करने के बाद उसको प्रमोट किया जाता है. तो प्रमोशन मीन्स क्या होता है, द वर्ड प्रमोट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन एक्सप्रेशन दैट इज प्रोमोवेड. इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड. दैट मीन्स आगे जाना. ठीक है, हर किसी का अपना सपना होता है कि सपोज एक जॉब मिलने के बाद फिर उसमें प्रमोशन लेना, फिर उसमें आगे जाना. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टू मूव फॉरवर्ड. तो ये हो गया अपना प्रमोशन. तो व्हाट इज प्रमोशन, द प्रोसेस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय
to a job better than the present one in terms of कौन कौन से टर्म्स है यहाँ पे of greater responsibilities then more prestige or more status or greater skill and increase in salary is known as promotion. तो प्रमोशन में क्या होता है ऑब्वियसली जो भी कोई अभी आपका प्रेजेंट जॉब है उस प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल से आपको एकदम हायर जॉब प्रोफाइल मिलता है उसको बोलते हैं हम प्रमोशन। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है आपका पोस्ट भी इंक्रीज होता है देन जैसे आपका पोस्ट इंक्रीज होगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंगली आपका प्रेस्टीज होगा सोसाइटी में स्टेटस होगा सोसाइटी में वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली आपके स्किल इंक्रीज होंगे एंड ये सारा कंट्रीब्यूट करेगा आपके सैलरी को इंक्रीज करने में। तो इन शॉर्ट ये सारे प्रोसेस या ये सारे स्टेप्स आते हैं आपके प्रमोशन ये प्रोसेस में। सो अब हम देखेंगे कि प्रमोशन कैसे किया जा सकता है। सो टाइप्स ऑफ प्रमोशन, so there are two types of promotion, that is departmental promotion and intra departmental promotion. So ये हो गया two types of promotion, that is departmental promotions and intra departmental promotions. Departmental promotion that means suppose for example वो अभी हेड कांस्टेबल है आगे जाके उसका एज होने के बाद उसकी सर्विस प्रोफाइल फुलफिल होने के बाद वो पीएसआई बनता है उसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंटल प्रमोशन। देन इंट्रा डिपार्टमेंटल प्रमोशन, इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन में क्या है कि सपोज वो कोई दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वहां से उसको प्रमोट करके हमने प्रमोशन देके दूसरे डिपार्टमेंट में उसका रिक्रूटमेंट कर दिया तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा डिपार्टमेंटल प्रमोशन। सो ये हो गए टू टाइप्स ऑफ प्रमोशन, दैट इज डिपार्टमेंटल प्रमोशन एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल प्रमोशन। देन नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन। अब प्रमोशन करते टाइम पे दो प्रिंसिपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी। तो ये क्या बोलता है आपका, इट इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल, दैट मीन्स जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा आपकी सीनियरिटी आएगी और आपके सीनियरिटी के अकॉर्डिंगली आपको प्रमोट किया जाएगा। सपोज एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही कंपनी में एक ही डिपार्टमेंट में आप सालों से काम कर रहे हैं देन आपका एक क्या हो गया आपका एज इंक्रीज हो गया आपकी सीनियरिटी इंक्रीज हो गई तो अकॉर्डिंगली आपको पहले प्रमोशन मिलेगा। तो इस प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। तो यह प्रिंसिपल क्या बोलता है, इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड प्रिंसिपल, दैट मीन्स अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है बट अगर आपका एज कम है फिर भी आपको प्रमोट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस और ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट और योर स्किल्स। सो दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। सो ये हो गए आपके प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। देन नेक्स्ट वन इज पे स्केल। तो ऑब्वियसली ये रिक्रूटमेंट होने के बाद ट्रेनिंग देने के बाद उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है उसका प्रमोशन अगर हो गया तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है दैट इज पे स्केल। सो अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे स्केल शुड बी फिक्स्ड एंड इट हैव टू बी constantly revised as per inflation or increase in profits of the organization। तो उस पर्सन के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसके मेरिट के अकॉर्डिंग उसका पे स्केल फिक्स होना चाहिए एंड वो पे स्केल अकॉर्डिंग टू महंगाई उसको ये हम इन्फ्लेशन बोलते हैं उसके साथ वो रिवाइज होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए। इसलिए जो डीए मिलता है दैट इज डियरेंस अलाउंस वो जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वो डीए इंक्रीज हो जाता है। या फिर कोई ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली उनके जो एम्प्लॉइज है उनका पे स्केल इंक्रीज होना चाहिए। एज वेल एज अदर अलाउंसेस लाइक हाउस रेंट अलाउंसेस दैट इज एचआरए बोल सकते हैं हम उसको, कन्वीनियंस अलाउंसेस या रिक्रिएशन अलाउंसेस, लीव इनहांसमेंट, फेस्टिवल एडवांस एटसेट्रा कैन बी गिवन टू द एम्प्लॉइज। तो जैसे हमने देखा एम्प्लॉइज वेलफेयर तो उसमें ये सारे चीजें उस एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, एचआरए मिलना चाहिए, मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए या फेस्टिवल एडवांस मिलना चाहिए। ये सारे चीजें अगर हमने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की तो वो एम्प्लॉय एकदम अच्छे तरह से उस कंपनी को एकदम लॉयलिटी के साथ वर्क कर सकता है, अपना अच्छा सा एफिशिएंसी उस कंपनी के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो समर्पित कर सकता है। तो ये पॉइंट हो गया आपका पे स्केल के बारे में। सो फ्रेंड्स यहाँ तक ही हम इस पॉइंट को देखते हैं और स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल फॉरेंसिक सर्च। थैंक यू।